Hey, what is up, guys? It's me, Vibhor, and in today's lecture, we are going to talk about economic order quantity. Okay, we're going to talk about a new topic that is economic order quantity, EOQ, or economic order quantity. ठीक है. अब बात आती है what is the meaning of economic order quantity. So before that, I'm going to take you back and we are going to talk a little bit about what is the importance of all this, what is the meaning, and उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे एक बार. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आती है हमारे माइंड में वो आती है कि भाई ये शुरू कैसे होता है, लेकिन व्हाट इज द नीड टू स्टडी दिस टॉपिक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट विल गेट आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. चलिए, तो देखिए सबसे पहले की बात कहां से आती है. देखिए, दिस इज अ सब टॉपिक ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. नो क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. बेटा, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और सिर्फ करंट एसेट. अगर if we talk about the meaning, then the meaning of working capital is the amount of working capital that is needed, that is the amount of capital that is needed to maintain the day-to-day expenses of the business, to run the day-to-day expenses of the business. The whatever amount that we need is called a working capital. For example, भाई daily आप कुछ raw material purchase करके लेके आएंगे, and then you're gonna make the finished good. For that you will require some labor, तो आप labor को कुछ payment करेंगे, electric का bill वगैरह, ये सब चीजें जो payment होता है, that is called working capital. तो अगर हम और डिटेल में जाके बात करें, थोड़ा सा और पीछे चलें, ठीक है, तो बिजनेस के पास जो भी पैसा होता है, जो भी कैपिटल होता है, दैट कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक होता है हमारे पास फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल होता है एक. ओके, और सेकंड होता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल. ठीक है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल का मतलब ये हो गया, फिक्स कैपिटल इज दैट कैपिटल जिससे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं. क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई हमने फिक्स एसेट परचेज कर लिया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो होते हैं फिक्स कैपिटल. ठीक है जी. और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब लेस देन 1 ईयर. तो बात आती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कि भाई हमको ऑन एन एवरेज शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो कितना पैसे का हमको रिक्वायरमेंट होगा, कितना पैसा हमको चाहिएगा. ठीक है जी. तो ठीक है सर, बात समझ गई. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आ गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. अब आपको पता होगा व्हाट आर करंट एसेट. सो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग देम विद इन 1 ईयर, या कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर. ठीक है. एंड करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर एक्वायर्ड, और व्हिच आर द लायबिलिटीज व्हिच आर सपोज्ड टू बी पेड विद इन 1 ईयर. वो ऐसी लायबिलिटी है जिनको 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा. और करंट एसेट वो एसेट है जिनसे पैसा रियलाइज रियलाइज होगा, कैश रियलाइज विद इन 1 ईयर. ठीक है, ये बात समझ आ गई हमको, क्लियर है. चलिए, अब हम बात करेंगे इन डिटेल कि भाई व्हाट आर करंट एसेट्स. ये तो मैंने जनरल डेफिनेशन एग्जांपल, करंट की बात करते हैं एग्जांपल. तो एग्जांपल करंट एसेट मतलब बेटा स्टॉक, एग्जांपल आता है डेटर, एग्जांपल आता है कैश, एग्जांपल आता है बैंक, एग्जांपल आता है बिल्स रिसीवेबल, एटसेट्रा. दीज कोई प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह हो आपका, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट. ठीक है. सो अब देखिए वर्किंग कैपिटल मतलब हमको कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये हमने बात कर ली. अब देखिए पैसे का रिक्वायरमेंट जितना होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी द आइडियल अमाउंट, और दैट शुड बी द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मनी वी शुड हैव. जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना ही पैसा हमारे पास होना चाहिए. अगर ज्यादा पैसा हमारे पास है वर्किंग कैपिटल में, दैट मींस यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर मनी वेरी प्रूडेंटली. आप पैसे को ठीक ठीक से उपयोग नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे हो उपयोग? बिकॉज आपके पास चीजें वेस्ट जा रही हैं और आप उनको ठीक से उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बच्चे समझ गए? तो मान लो आपके पास, एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए आपके पास जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब वो कैपिटल जिससे कि आपका बिजनेस प्रॉपर्ली चल जाएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो बिजनेस के प्रॉपर स्मूथ कंडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, वो है 1 लाख रुपीज. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, 1 लाख रुपीज. ओके, एंड द एक्चुअल कैपिटल दैट इज लाइंग अराउंड, जो आपके पास रखा हुआ है,
दैट इज 5 लाख रुपीज। तो आप बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है, तो पैसे की जरूरत 1 लाख रुपए है और हमारे पास 5 लाख रुपीज है, दिस इज ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें क्या नुकसान है? बेटा इसमें नुकसान है। क्या नुकसान है? कि ये 5 लाख रुपए आप अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं, ठीक है, आपको जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो 4 लाख रुपीज आपके अननेसेसरी इसमें एम्प्लॉय हो रहे हैं, अननेसेसरी, उनकी कोई जरूरत ही नहीं। यू कैन गो एंड इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर, आप इसमें बैंक की एफडी करा सकते हैं, सेविंग में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर, यू कैन टेक एनी इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स एंड गेट सम रिटर्न। फॉर एग्जांपल 10% की रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको मिल जाता है। आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा, वो रिटर्न का आपका लॉस हो रहा है। रिटर्न लॉस हो रहा है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा कभी काम ही नहीं आएगा आपके, लेकिन आपने इतना सारे पैसे रखा है। अब मुझे बताइए, जब आपका जो हाउस होल्ड है, जो आपका घर है बेटा, उसमें क्या करते हैं आप? अगर आपका महीने का खर्चा चलता है लेट्स से 25,000 में, है ना, रेंट वेंट निकाल के, रेंट तो आप सीधे ही अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं किसी भी के भी, तो जो हाउस होल्ड आपका एक्सपेंस है दैट इज 25,000, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल 25,000, ऑलराइट, ठीक है। तो बेटा अगर ये 25,000 रुपए है, तो आप अपने पास घर में कितने रुपए रखते हो? 5 लाख? नहीं सर, भाई यू गो एंड यू पुट दैट मनी इन सम एफडी, आप कहीं इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल और कभी कम भी नहीं पड़ना चाहिए। भाई अगर 1 लाख रुपीज है और आपके पास एक्चुअली 5 लाख रुपीज है, तो दिस इज ऑल्सो अ बैड सिचुएशन, दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, दिस इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपीज और आपके पास है 50,000, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ आइडियल सिचुएशन, ये भी ठीक बात नहीं। क्यों? आपको पैसे की जरूरत है 1 लाख रुपए की और आपके पास पैसे है 50,000, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। कल को कभी भी कुछ रिक्वायरमेंट पड़ गई तो आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे, लेबर को पेमेंट करने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर इससे क्या होता है कि आपकी कंपनी की जो इमेज है वो खराब होती है, लोग दोबारा आके आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो बोलेंगे पता नहीं यार पैसे देंगे नहीं देंगे, पता नहीं है हमको, वी आर नॉट श्योर। समझ गए मेरी बात को आप? तो ना तो एक्सेस कैपिटल होना चाहिए, ना अंडर कैपिटल होना चाहिए, एक ऑप्टिमम कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है हमको, ठीक है। आप समझ गए, ये एक सीसॉ है जिसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई जो कैपिटल जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। तो हम कैपिटल जो हमारे पास है उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे, ये बात समझ में आ गया? मिनिमाइज, मिनिमाइज जितना कम से कम उतना रखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा रखेंगे तो पैसा वेस्ट होना हमारा, तो मनी इज नॉट एम्प्लॉयड प्रॉपर्ली। और आपको मैं पहले ही बता चुका, एवरी मनी हैज सम कॉस्ट। भाई जितना भी पैसा होता है मनी के साथ एक कॉस्ट होती है, मैंने बता दिया आपको। जो भी कंपनी होती है सबके पैसे के साथ कॉस्ट होती है, जो हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो सबके साथ एक कॉस्ट अटैच है, और क्योंकि ये कॉस्ट अटैच है तो हम पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर पड़े रहने दो क्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके ऊपर कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट मेरा मतलब है रिटर्न, कुछ रिटर्न देना पड़ेगा आपको। मतलब कि अगर रिटर्न की बात करें, तो अगर आपने किसी बैंक से लोन लेके पैसे रेज किया है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर आप शेयर होल्डर से पैसे लेके आए हैं, तो इन दैट केस आपको शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा, वो करना ही करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज को लेके, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई आपको? तो इसलिए हम पैसे को आइडल आइडल पड़ा नहीं छोड़ते कि भाई पड़ा रहने दो, नहीं ऐसे नहीं है, पड़ा रहेगा तो भी आपकी कॉस्ट है। तो हम चाहेंगे भाई जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना उतना ही हमारे पास होना चाहिए, उससे एक्सेस में हम अपने पास फालतू में पैसे को रखेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे मनी। ओके, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बच्चों को बात समझ में? हाँ सर, बात समझ गई। तो इसके लिए बेटा क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि सर पैसे को हमको एकदम मिनिमाइज करना है, जितना कम से कम हो सकेगा उतना पैसे को हम मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। और जितना हो सकेगा उतना मेंटेन करके रखेंगे कम से कम, ठीक है। अब कम से कम करने का मतलब क्या हो गया कि भाई करंट एसेट को कम से कम करेंगे, ये जो मतलब हुआ ना, मतलब कि स्टॉक, डेटर, एटसेट्रा में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा इसके अंदर ब्लॉक है, उसको कम से कम करने का ट्राई करेंगे। भाई हर आदमी यही चाहेगा कि जो डेटर है उनका अमाउंट कम से कम हो, जो स्टॉक है वो कम से कम रहे। मुझे बताइए कोई ऐसा बिजनेसमैन है क्या जो बोलता है यार नहीं मेरा तो गोडाउन पूरा भरा होना चाहिए हमेशा ऑल टाइम, ऐसा ना हो? ऐसा ना होता भाई, जैसे जैसे डिमांड आती आती है वैसे वैसे आप ऑर्डर प्लेस करके नया जो माल है उसको लेते आते हैं। ऐसा थोड़ी कि भर के रख दिया स्टॉक को उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए स्टॉक जो है, जो हमारे पास गुड्स है, जो हमारे पास स्टॉक है, ये बड़ा रेलेवेंट बन जाता है। डेटा भी रेलेवेंट है, इसको बाद में पढ़ाई करेंगे अपन। अभी हम बात करेंगे स्टॉक, ठीक है। स्टॉक बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर रिड्यूसिंग, रिड्यूस बोलना गलत होगा, मिनिमाइजिंग,
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को बात कि भाई स्टॉक बहुत रेलेवेंट बन जाता है फॉर मिनिमाइजिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ओके सर, ठीक है, बात समझ आ गई हमारे, ठीक है, बात समझ आ गई, हाँ सर बात क्लियर है। तो बेटा अब देखिए, स्टॉक रेलेवेंट हो गया, स्टॉक को हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि सर ईओक्यू क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक का एक तरीका होता है स्टॉक कंट्रोल, है ना, इन्वेंटरी कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल का एक तरीका होता है कि एक टेक्निक होती है ईओक्यू, मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं पीपीटी भी लेके आया हूं, उससे भी पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं इन माय ओन वर्ड्स, एंड देन विल गो एंड रेफर टू द पीपीटी एंड अंडरस्टैंड बाय द पीपीटी। एक क्वेश्चन भी है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब समझ में नहीं आया। तो बेटा देखो, मतलब बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना होना चाहिए, एक ऑर्डर की क्वांटिटी। क्या बोले कि भाई एक ऑर्डर की क्वांटिटी। यस, so what I was saying was that economic order quantity is what is the order quantity, मतलब what should be the quantity of an order. You understand what I'm saying? कि what is the ideal quantity of an order, what is the quantity of order that is best suited for your requirement or that involves the lowest cost that is possible, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है बच्चों दैट फॉर एग्जांपल इफ माय एनुअल रिक्वायरमेंट my annual requirement is, let's say, 10,000 units of raw material, is 10,000 units of raw material. And for that 10,000 units of raw material, now the question that comes to my mind is, or the question that comes to mind as a, the question that comes to mind as a businessman is कि भाई एक बार में सारा मंगा ले, shall I place one order and order 10,000 units, shall I place two order and of 5,000 each, right? Total is going to be remain the total is going to remain the same. All right, total is going to be 10,000 units. This is also going to be 10,000 units. Okay, shall I place four orders of units each? Okay, or shall I place 10 orders of 1,000 each? ओके, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? आप समझ गए ना बच्चे मेरी बात को? मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ट्राइज टू प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी। अगर मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है तो एक बार में कितना यूनिट्स का ऑर्डर मुझे प्लेस करना चाहिए, एक बार में मुझे कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, क्लियर है, ओके, परफेक्ट, ठीक है। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरा एक बार में कितना ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए। ओके, हाँ सर, ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप आपने देखा होगा आपके पास अगर बाइक है तो बाइक में एक जो अपना स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, उसमें एक स्पीड गेज होता है जो कि ग्रीन में होता है, लाइक 50 टू 60 या 40 टू 60 के बीच में जो होता है उसमें ग्रीन से लिखा होता है, बाकी फिर यहाँ पे रेड से लिखा होता है। आप लोग समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे क्या? तो बच्चे को समझते नहीं है। जैसे यहाँ पे ब्लू है 10 20 30, फिर एक ग्रीन से आ जाता है 40 50 60, उसके बाद फिर रेड, उसके बाद फिर ब्लू से दोबारा आता है 80, ठीक है। और रेड से आएगा 90 100, ऐसे देखा होगा आपने, दिस इज 100, दिस इज 90 और 40 50 60, मतलब बात समझ गए ना यार। 70 80, इसको हटा दो, 30 20 10, ये हमारा स्पीड गेज है। तो ये यहाँ पे लिखा होता है इकोनॉमी, अगर आप देखा लिखा होगा यहाँ पे, बहुत जगह देखा होगा आपने, लिखा होता है इको मोड। इको मोड, इको मोड का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजिंग द लोएस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल, ठीक है, सबसे कम कॉस्ट में होने वाला काम, ठीक है, सबसे कम रिसोर्सेज को काम में लेते हुए किसी चीज को कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड
इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक मतलब लोएस्ट कॉस्ट, मतलब क्या होगा, लोएस्ट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको इस सवाल का जवाब देने का ट्राई करते हैं कि हमको एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाना चाहिए। I'll repeat myself. Economic order quantity is that quantity which we should order, and it is at that level of quantity that the cost that is involved in ordering and storage is minimum. समझ में बात? ठीक है सर, इस क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में। अब जब भी हम स्टॉक को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो तीन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बेसिकली। क्या होती है? तीन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है मेरे पास। अब एग्जांपल लेते हैं कि पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है बेटा कि मेरी एक समोसे की दुकान है। किसकी दुकान है? समोसा। ओके, आई लव समोसा। तो मेरी समोसे की दुकान है। अब समोसे के लिए आई नीड पोटैटो, आई नीड आलू। भाई आलू चाहिए हमको समोसा बनाने के लिए। अब मेरे को मान लो मैं एक दिन में 200 समोसा बेच देता हूँ। ठीक है, आई सेल 200 समोसास इन अ डे। समोसा कचौरी सब कुछ मिला के बेच देता हूँ। अब इसके अंदर एक समोसे में कितना आलू लगता होगा? 50 ग्राम्स। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, यू नो, वी जस्ट स्पिट बॉलिंग हियर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट चलो मान लो 100 ग्राम मान लेते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ऐसा होता नहीं है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम। तो 200 समोसे बनाने के लिए मेरे को चाहिए 200 इंटू 100 ग्राम। ठीक है, ये कितना हो गया? 20 किलो आलू चाहिए मेरे को डेली। 20 किलो चाहिए मेरे को। और एक दिन में अपन एक साल में मानते हैं 360 डेज, 360 इंटू 20, ये कितना हो गया? 0 0 6 to 12 1 2 3 7। मेरे को 7200 केजी ऑफ पोटैटो की रिक्वायरमेंट है। ओके, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि 7200 को कैसे मंगाऊं? मतलब पूरा एक बार में मंगा लूं, या दो पार्ट में मंगाऊं, या हर महीने महीने मंगाऊं, ये क्या करूं? दिस इज द क्वेश्चन। इसका जवाब हमको मिलेगा ईओक्यू से। अब क्या है कि अगर आप, यू आर नॉट, नहीं, यू डोंट नो अबाउट ईओक्यू, ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि यू आर इलिटरेट या अनएजुकेटेड, यू आर अनइन्फॉर्म्ड। द करेक्ट वर्ड इज अनइन्फॉर्म्ड अबाउट ईओक्यू। तो आप क्या करते हैं? आप अपने अंदाजे से मंगा लेते हैं कि दिवाली आने वाली है, तो लोग मिठाई ज्यादा खरीदेंगे, समोसा नहीं खरीदेंगे, तो समोसा उस टाइम पे कम ऑर्डर करेंगे। गर्मी आ गई बहुत ज्यादा, तो गर्मी में समोसे लोग कम खाते हैं। गर्मी में इतनी जल्दी ज्यादा गर्मी होती है, स्पेशली राजस्थान वगैरह वाले एरिया में जहाँ पे हम लोग हैं, तो पीपल डोंट ईट समोसा एज मच। बट सर्दियों में चाय समोसा, सब जगह चाय समोसा एवरीवेयर। ओके, सो यू, on the basis of your experience, you modulate your demand of samosas और your order of samosas of आलू। ठीक है ना, बात समझ आ गई। लेकिन अब जब हमने आपको ईओक्यू समझा दिया, तब आपको ये अपना अंदाजा नहीं, यू कैन अप्लाई अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जब भी मैं कोई स्टॉक ऑर्डर करता हूं, मतलब मैं पोटैटो जब ऑर्डर करता हूं, तो मेरे को तीन कॉस्ट सकती है। एक तो होती है परचेज कॉस्ट, भाई आलू 10 रुपए किलो। वो आपने मूवी देखी है आपने, वेलकम, उसमें बोलता है ना, आलू ले लो, सेम बेटा। ठीक है, एक तो लगती है परचेज कॉस्ट, लेट्स से 10 रुपीज पर केजी, ये तो मेरी कॉस्ट है, आलू का जो दाम है। एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होती है बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डर करने में भी कॉस्ट होती है क्या? हाँ बेटा, होती है। क्या आपने कभी अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया है? हाँ सर, प्लेस किया है। तो उसमें डिलीवरी चार्ज लगते हैं क्या? एग्जाम्पल क्या हो गया? डिलीवरी चार्ज। भाई जितनी बार भी ऑर्डर प्लेस करोगे, उतनी बार डिलीवरी चार्ज लगेगा। और अगर एक मिनिमम अमाउंट से ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आपको फ्री में डिलीवर कर देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तो उसका एक कॉस्ट लगता जाएगा, दैट इज डिलीवरी कॉस्ट आपका लगता जाएगा हर बार। ठीक है। और दूसरा जो होता है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। दैट इज जो थर्ड, सॉरी, जो थर्ड होता है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कि किसी भी सामान को अपने कंधे पे लेके चलने की कॉस्ट, उसको कैरी करने की कॉस्ट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। एग्जांपल क्या होता है? अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि आप देखो, परचेज कॉस्ट इतने रेलेवेंट नहीं है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, क्योंकि परचेज तो आपको टोटल 7200 किलो करने हैं पोटैटो, तो जो प्राइस मार्केट में होगी उसी प्राइस से ऑर्डर करोगे आप। ठीक है ना। लेकिन हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि स्टॉक से रिलेटेड जो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज ऑन मार्केट। तो हम ऑर्डर कुछ भी करें, जो प्राइस है हमारे रॉ मटेरियल की, हमारे आलू की, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो मार्केट के कंट्रोल में है। तो दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो दो कॉस्ट निकल के आती है हमारी। कंक्लूजन क्या है? सब दो कॉस्ट निकल के आती है जो रेलेवेंट है, और वही आपको सीखना है, वही आपको सीखना है। तो एक हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके। दूसरी हो गई कैरिंग कॉस्ट। बस हमारे बच्चों को, ठीक है, सब बच्चों क्लियर है? चलिए,
अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक बार द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, सॉरी क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर प्लेस करने में जो कॉस्ट लगती है। दूसरा क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द स्टॉक। एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैरिंग कॉस्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारा गोडाउन में स्टॉक मंगा लिया, अब उस स्टॉक को कैरी करने का, मतलब स्टॉक को संभाल के रखने का, अपने कंधे पे लेके चलने का क्या कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगा आपका, और आपका उसको प्रोटेक्शन वगैरह में कॉस्ट लग जाएगी आपकी, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना वगैरह रहेगा आपको। प्लस आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट लगेगी, जिसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, वो है कैपिटल कॉस्ट। भाई स्टोरेज वगैरह करना पड़ेगा, उसको गोडाउन का कॉस्ट लग जाएगा, गोडाउन का रेंट वगैरह लग जाएगा, वो सारी चीजें तो ही नहीं, रेंट वगैरह लग जाएगा वो तो ही, प्लस आपका कैपिटल कॉस्ट भी लगेगा, मतलब उतना जो आपका पैसा है वो ब्लॉक हो गया है स्टॉक के अंदर, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट मनी, उतना पैसा ब्लॉक हो गया आपका, जो आपका वर्किंग कैपिटल था उसमें से उतना पैसा निकल के स्पेशली एक स्टॉक के अंदर ब्लॉक हो चुका है। इफ यू नीड more working capital, then you have to go and raise funds from other sources. Are you getting what I'm saying? So these are the two costs that are involved. I'll repeat once again. तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट होती है बेटा एक तो, और दूसरी होती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैरिंग द स्टॉक, स्टॉक को उठा के चलने की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं कैरिंग द स्टॉक। उठा के चलने से मेरा मतलब है उसको स्टोर करना, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करना, मान लो कोई आपका ऐसा पेरिशेबल आइटम है तो उसके लिए एसी वगैरह चलाना, ताकि आलू तो हमारे खराब हो जाएंगे, तो उसके लिए वो पूरा, तो उसमें एक होती है हमारी कैरी कॉस्ट, प्लस एक होती है कैपिटल। अगर मैंने 1,000 रुपए के आलू परचेस करके रख दिए गोडाउन में, और उनका काम आएगा 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक वो 1,000 रुपीज ब्लॉक हो गए, और अगर मैं कुछ उसका इन्वेस्टमेंट करके मैं उससे कुछ रिटर्न कमा सकता था, जो मैं अब नहीं कमाऊँ पाऊंगा, क्योंकि वो पैसा ब्लॉक रखा हुआ है मेरा आलू के अंदर, वो पैसा ब्लॉक रखा हुआ है मेरे स्टॉक के अंदर। यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, से बात में आ गई, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों। तो बात कुछ इस प्रकार है कि एक आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक आ गई कैरिंग कॉस्ट, ठीक है? दोनों एक दूसरे को, मतलब दे आर बोथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब उल्टा चलता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर दूसरा कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। कैसे, देखो जरा मेरी बात समझो। एग्जाम्पल में दोबारा से अपने आलू के एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे को 7200 केजीज ऑफ आलू ऑर्डर करना है, ठीक है? ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर मैं एक बार मंगा लेता हूँ तो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार लगेगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट पूरी 7200 केजी, मतलब 7200 इंटू 10 पर केजी, 72,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी एक साथ। ओके, सो द ऑप्शन दैट आई हैव इज कि 72,000 आई कैन ऑर्डर इन वन गो, और ये पूरा का पूरा जो मेरा अमाउंट है ब्लॉक हो जाएगा फॉर 12 मंथ्स, ठीक है? एवरी मंथ आई विल कंज्यूम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, और पूरा का पूरा जो पैसा है वो एक बार ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे पैसे को बैंक में एफडी करा देता, 10% की रेट मानते हैं, तो मैं 7200 इंटरेस्ट कमा पाता, जो अब मैं नहीं कमा पा रहा। ये भी तो मेरी कॉस्ट है ना, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरे को पता है, आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोगों को पता होगा, दिस कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, बात में आ गई आपके? तो ये तो एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है भाई? सेकंड ऑप्शन उन्होंने बोला कि दो ऑर्डर प्लेस कर दो। आप क्या कर दो? दो ऑर्डर आप प्लेस कर दो, ठीक है? तो दो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल हो जाएगी। यहाँ पे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट एज्यूम करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमारी, लेट्स अज्यूम 500 रुपीज है, ठीक है? तो जब दो ऑर्डर प्लेस करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 1000, लेकिन जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? अब कैरिंग कॉस्ट हमारी डिवाइड हो जाएगी कि भाई 6 महीने, ठीक है ना? तो हम एक बार में ऑर्डर प्लेस करेंगे कितने का? 3600 केजीज का, ठीक है? और ये पूरा चलता रहेगा फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद दोबारा से, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा फॉर सेम अमाउंट 3600 केजी फॉर 6 मंथ्स। तो अब जो मेरी कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना? कितना कॉस्ट हो जाएगा इनटू लेट्स से 10%, तो 360 रुपए का ही मेरे को फटका लगेगा। दूसरी बात क्या है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी को सेव करने के लिए, उसको वहीं स्टोर करने के लिए मेरे को रेंट भी लेना पड़ेगा गोडाउन। इतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आलू जो है उसको स्टोर करूंगा तो उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है उधर हो जाएगी।
यहाँ पे मैं एक छोटे से गोडाउन से भी काम चला सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक बहुत बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा रेंट पे, तो इसका रेंट ज्यादा आएगा, इसका रेंट कम आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि मैं 10 ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। 10 ऑर्डर मतलब एक बार में नहीं, मेरा कितना था 7200 है ना, तो मैंने 10 ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो मतलब वन ऑर्डर क्वांटिटी जो कितना है, कितना है 720 केजीज है। एक बार में 720 क्वांटिटी का ऑर्डर किया और इस तरह से 10 ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिए, ठीक है। तो अब मेरे को गोडाउन लेने की जरूरत ही नहीं, मैं उसको अपनी फैक्ट्री में स्टोर कर पाऊंगा, तो ये मेरा कॉस्ट बच जाएगा। प्लस जो कैपिटल इसके अंदर मेरा ब्लॉक हो जाता है वो अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बच जाएगी इंटू 500, तो मतलब ये हो जाएगी 5000। तो आपको दिख रहा है, इफ यू गैस कैन सी इट, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल में कि भाई अगर मेरा ऑर्डर एक है तो कैरिंग कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा है, 7200 ले रहा हूँ मैं एग्जांपल में। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज कर दिया टू 10, तो मेरी ये कॉस्ट तो बहुत कम हो गई, लेकिन ये वाली कॉस्ट बढ़ गई। तो इनके बीच में एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करना, एक जो सीसो है, सीसो देखा है आपने? हाँ सर, यहाँ पे पकड़ने का होता है ऐसे और यहाँ पे पकड़ने का होता है, ठीक है। एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, और एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है ऐसे, ठीक है ना, जैसे सीसो। तो ये एक होगी मेरी कैरिंग कॉस्ट और एक होगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी को बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बीच में बैलेंस बनाना, तब ये सीसो जब मैच हो जाएगा ऐसे, इसको बोल देंगे हम ईओक्यू। क्या बोल देंगे इसको? ईओक्यू। कि भाई इस लेवल पे आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमम है, और जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमम से मिनिमम है, इससे कम पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। आया आपको बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। अभी सारी चीज पढ़वा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता मत करना बिल्कुल जिंदगी में, ठीक है ना। देखिए, अब जो इसका फॉर्मूला बनता है कि सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2AO अपॉन सी। दिस इज द फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा ठीक से देखिए। क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2AO अपॉन सी, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ए क्या है बेटा, यहाँ पे ए है एनुअल डिमांड। क्या है? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड की बात कर रहा हूँ, डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। और सी का मतलब होता है बेटा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। बात समझ गए बच्चों को? ये हो गया हमारा फॉर्मूला ईओक्यू निकालने, ठीक है जी। चलिए, अब एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको, या इतने पढ़ते हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। काफी ब्रेक्स हो गया आज की क्लास में, तो हम इसको इतना ही करते हैं। अगला जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। तो अब मैं आपको फटाफट से पूरा रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था आज, और फिर हम आज की क्लास को खत्म कर देंगे इधर ही। ओके बच्चों, ठीक है सर, ठीक है, बात समझ आ गई। तो देखिए बच्चों, जो स्टार्टिंग है, जो पूरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो मेरा जो बेसिक स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है शुरू। तो कहानी की शुरुआत होती है ईओक्यू से। ईओक्यू मतलब सबसे पहले आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल से पहले एक टर्म आता है कि जो हमारा कैपिटल है, ओके, उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फिक्स कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास इन्वेस्टेड रहता है, जिससे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करते हैं। और एक होता है वर्किंग कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल है, जो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं वर्किंग कैपिटल को मिनिमम करना, जो पैसा हमको चाहिए उसको मिनिमम करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा कभी भी हमारे पास अनलिमिटेड नहीं होता, देयर इज ऑलवेज स्केर्सिटी ऑफ मनी। सो वी ट्राई टू reduce or to try to minimize the requirement of working capital for any business, ठीक है जी। हाँ सर, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को मिनिमाइज करने का मतलब है स्टॉक कम से कम करना, डेटर कम से कम करना, कैश का बैलेंस कम से कम रखना, और बैंक में बैलेंस कम से कम करना। आप इन्वेस्ट कर दो, क्यों? तो मैंने बताया था, क्योंकि हर पैसे की कॉस्ट होती है। अगर आप एक कंपनी हो और आप कहीं से भी पैसे लेके आए हो, तो यू हैव टू इनकर सम कॉस्ट, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ लागत तो चुकानी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो हम चाहेंगे मिनिमम से मिनिमम रहे हमारे पास। और दोनों केस ही बेकार है। अगर आपको अगर आपको 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 5 लाख रुपीज है, ऐसे मत सोचना कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अ गुड फाइनेंशियल मैनेजर विल ट्राई टू कीप द फाइनेंस 1 लाख 120 और 90 इतना रखना चाहेगा वो। ऐसे नहीं 5 लाख रखा है बेटा, 4 लाख तो वेस्ट ही हो रहा है आपका।
कुछ काम नहीं आ रहा, वो आपके पास रखा हुआ है, वो कभी काम ही नहीं आएगा। तो उससे बेटर है आप उसको इन्वेस्ट कर दें। और ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा शान पत्ती लगा के 50 साल ही रख लिया। और अगर 50 साल ही रख लिया, तो क्या हो जाएगा? 50 साल अगर आपने रख लिया, तो उस केस में कभी भी कम पड़ सकती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे। ओके, एंड 50,000 भी नहीं रखेंगे हम, ठीक है? तो ये हमारी बात होगी। अब मनी की कॉस्ट होती है, मैंने सबको बता दिया था आपको सारी बातें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्टॉक को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा कि भई हमको ओवर शॉपिंग नहीं करनी। मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने स्टॉक भर के रखा हुआ है उसमें। डेटर को पैसा लंबे समय काल के लिए देना, जितना जल्दी हो सके पैसा उनसे वापस ले लेना है हमको। ठीक है? ये सारी बातें होती है बेटा। अब स्टॉक को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है? जैसे एक आएगा आपका स्टॉक लेवल्स। ठीक है? कि भाई कितना स्टॉक रखना चाहिए, ऑर्डर कब कब प्लेस करना चाहिए, मिनिमम इतना स्टॉक हमेशा होना चाहिए, वो सारी बातें हम अभी नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ईओक्यू, मतलब हमको कितना ऑर्डर क्वांटिटी देना है। हमको ऑर्डर बोलना है कि भैया 5 किलो भेज दो कि 10 किलो भेज दो, ये हमको डिसाइड करना है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा वो क्वांटिटी जहां पे कॉस्ट इकोनॉमिक पड़ती है हमको, मतलब सबसे कम पड़ती है कॉस्ट। ठीक है? एग्जांपल दिया, अगर मेरे को एनुअली 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो एक ऑर्डर में करके सारे के सारे बना सकता हूँ, या 10 ऑर्डर करके 1000 की भी बना सकता हूँ। नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या हमसे, ये 1000 है बेटा। ठीक है ना? ये तो ये ऑप्शन है, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए, इसका डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बेसिकली हमने बात करी कि स्टॉक में बेसिकली तीन कॉस्ट होती है। एक होती है परचेज कॉस्ट, वो तो इरेलेवेंट है बेटा, ठीक है? परचेज कॉस्ट इतना इरेलेवेंट नहीं है। और ये अजम्पशन भी होता है हमारा ईओक्यू का कि भाई परचेज कॉस्ट हमेशा इक्वल रहेगी, हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? अगर उसने डिस्काउंट ही दे दिया तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब डिलीवरी चार्ज, जैसे अमेज़न पे पे करते हैं आप, वो सारी बात। और कैरिंग कॉस्ट मतलब उनको स्टोरेज करना, उनको रेंट-वेंट पे करना, प्रोटेक्शन के लिए गार्ड लगाना, प्लस कैपिटल कॉस्ट। ठीक है? जो पैसा उसके अंदर ब्लॉक है, उसकी भी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो भी हमारा नुकसान हो रहा है, वो भी हमारी कॉस्ट लगती है। ठीक है? ये मैंने आपको आज समझा दिया, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। कल मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊँगा, इसका एक नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक द लेक्चर्स, एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।